प्यारे बच्चों, जैसा कि कल आपने पढ़ा था, हमारा टॉपिक था केंद्रक। केंद्रक की संरचना क्या होती है, किस तरह से इसके भाग होते हैं। आज से उसी से रिलेटेड एक और नया टॉपिक है, वह है क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। तो आज का टॉपिक है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने गुणसूत्र को धागे के समान या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कहा। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया, वाल्डेयर ने इसे गुणसूत्र नाम दिया। अब गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए, प्रत्येक जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। किसी में गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, किसी में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे मानव के अंदर देखें, यानी हम मानव के अंदर देखें तो गुणसूत्रों की संख्या हमारे में 46 या 46 होती है। यदि मटर के अंदर हम देखें तो यह गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। और यदि अन्य कीट पे देखें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। तो यूं कहें कि प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अब गुणसूत्र क्या काम करता है? गुणसूत्र आनुवंशिकी के वाहक होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डीएनए पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि गुणसूत्र की संरचना क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह गुणसूत्र एक धागे के समान संरचना के रूप में पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। ऊपर के आधे भाग को क्रोमेटिड, अर्धगुणसूत्र या भुजा कहते हैं, जबकि नीचे के आधे भाग को भी अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से गुणसूत्र बिंदु द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब भी हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं तो गुणसूत्र की संरचना हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सबसे पहला होता है टीलोमियर। पहला क्या है? टीलोमियर। तो गुणसूत्र के ऊपरी व निचली सिरे को या एंड को टीलोमियर कहा जाता है। यह टीलोमियर गुणसूत्र की आकृति निश्चित करता है। यदि टीलोमियर दूर दूर है तो गुणसूत्र की आकृति ज्यादा होगी, और यदि ये टीलोमियर पास पास है तो गुणसूत्र की आकृति बहुत कम होगी। सन 2000 के आसपास एक खोज की गई थी, सर्वे किया गया था। उसमें यह देखा गया था कि भाई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के बाद में वो बड़ा होता है, बड़े के बाद युवा होता है, और अंत में वृद्धावस्था को जाता हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस खोज में देखा गया था कि प्रत्येक गुणसूत्र के में जो टीलोमियर होता है वो उसकी साइज का निर्धारण करते हैं। यदि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, गुणसूत्र के जो टीलोमियर होता है उसका साइज कम होता जाता है। अर्थात सीधी सी भाषा में कहें तो गुणसूत्र छोटे होते चले जाते हैं। जैसे ही गुणसूत्र छोटे होते चले जाते हैं, उससे हमारी जो एज होती है या आयु होती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे गुणसूत्र बड़े हैं तो हमारी आयु अधिक है, गुणसूत्र छोटे होते गए आयु और अधिक होती गई, और छोटे होते गए और अधिक होती गई। फिर हम वृद्धावस्था में पहुंचे, और जब गुणसूत्र की जो लेंथ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है तो हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो भाई कोई पूछे भाई वृद्धावस्था का क्या कारण है? ठीक है, गुणसूत्र के टीलोमियर। जैसे जैसे गुणसूत्र का साइज कम होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसित होता जाता है। इसे एजिंग फैक्टर कहा जाता है। ये थीसिस बाहर आ चुके हैं, इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन अभी क्या है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है। अगर इस टीलोमियर को कम होने से रोक दिया जाए, टीलोमियर यानी यूं कहें कि गुणसूत्र के साइज को कम होने से रोक दिया जाए, तो व्यक्ति कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। आने वाले समय में क्या हो जाए कोई पता नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में ये खोजें चल रही है। उन्होंने ये कहा है कि यदि टीलोमियर के साइज को घटने से रोक दिया जाए तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अच्छा, टीलोमियर जो के हिसाब से गुणसूत्र को ऐसे अरेंज किया जाए, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर यदि उसको इंगित किया जाए या दर्शाया जाए
तो इससे एक ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को इडियोग्राम कहते हैं, इडियोग्राफ कहते हैं, इडियोग्राम कहा जाता है। यदि गुणसूत्र को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए या बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो ग्राफ बनता है उसको इडियोग्राम कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में गए कि टीलोमियर है क्या, तो बोले गुणसूत्र के जो एंड पॉइंट है उसको टीलोमियर कहा जाता है। सेकंड पार्ट होता है पेलिकल। पेलिकल प्रत्येक गुणसूत्र चारों ओर से प्रोटीन से बनी हुई एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इसको पेलिकल कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र चारों ओर से प्रोटीन से बनी हुई एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसको पेलिकल कहते हैं। इसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गुणसूत्र के अंदर एक द्रव्य पदार्थ, जैसे जीव द्रव्य होता है इस तरह का, गुणसूत्र के अंदर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। इस द्रव्य पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में गुणसूत्रीय पदार्थ बिखरे हुए रहते हैं। फिर आए क्रोमोनिमा। गुणसूत्र के अंदर दो सर्पिलाकार सूत्र पाए जाते हैं, दो सर्पिलाकार सूत्र पाए जाते हैं। इन सर्पिलाकार सूत्र को हम क्रोमोनिमा कहते हैं। इन क्रोमोनिमा के ऊपर डीएनए पाया जाता है। देखिए बिंदु के समान संरचना है, इन बिंदु के समान संरचना को कहते हैं डीएनए। तो क्रोमोनिमा के ऊपर डीएनए पाया जाता है और डीएनए की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले डीएनए को ले जाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में आया गुणसूत्र बिंदु और प्राथमिक संकीर्णन। सबसे पहले प्राथमिक संकीर्णन की बात करें। जब गुणसूत्र पहली बार सिकुड़ता है इस तरह से, फर्स्ट बार, तो इसको प्राथमिक संकुचन कहते हैं। जब गुणसूत्र पहली बार सिकुड़ता है या संकीर्णित होता है इस तरह से, गुणसूत्र इस तरह से, तो इसको हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। यहां पर दो बॉल के समान संरचना पाई जाती है। ये बॉल के समान संरचना होती है या बटन के समान संरचना होती है, इसको हम गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके नीचे की ओर एक और संकीर्णन पाया जाता है जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और द्वितीयक संकीर्णन के बाद जितना भी गुणसूत्र का भाग होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कहते हैं। यह सैटेलाइट न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, केंद्रक का संगठन बनाने का कार्य करता है। अगर इसकी संरचना को दोबारा हम देखें तो गुणसूत्र एक धागे के समान संरचना होती है जो कुछ संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला है टीलोमियर। गुणसूत्र के ऊपरी और निचले सिरे को टीलोमियर कहते हैं। यह गुणसूत्र की आकृति का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र जैसे जैसे टीलोमियर छोटे होते हैं, अर्थात गुणसूत्र छोटे होते चले जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है और वह बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता जाता है। फिर पेलिकल। गुणसूत्र चारों ओर से प्रोटीन से बनी हुई एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में गुणसूत्रीय पदार्थ बिखरे हुए रहते हैं। गुणसूत्र के अंदर दो सर्पिलाकार सूत्र पाए जाते हैं। इन सर्पिलाकार सूत्र को क्रोमोनिमा कहते हैं। इन्हीं क्रोमोनिमा पर बटन के समान या बिंदु के समान या कण के समान डीएनए पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिकता के वाहक भी कहा जाता है। प्राथमिक संकुचन, जहां गुणसूत्र प्रथम बार संकुचित होता है उसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। इसमें दो बॉल के समान संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। प्राथमिक संकुचन के बाद में द्वितीय संकुचन और उसके बाद के भाग को सैटेलाइट कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र को क्रोमेटिड या गुणसूत्र की भुजा कहा जाता है। तो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड किसके द्वारा जुड़ी हुई है? गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुणसूत्र की संरचना क्या होती है और
आनुवांशिकता के वाहक तो डीएनए होते हैं, पर इस डीएनए को कौन ले जाने का काम करता है? डीएनए का कैरियर या वाहक कौन है? तो वो है गुणसूत्र। अब कहेंगे भाई गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का गुणसूत्र होता है? तो गुणसूत्र बिंदु यह है, इस गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर या कहाँ यह पाया जाता है इसके आधार पर गुणसूत्र 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुणसूत्र है मेटासेंट्रिक। यदि ये गुणसूत्र बिंदु मध्य में पाया जाए तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है और ये वी आकृति का दिखाई देता है। कैसी? कैपिटल वी आकृति का दिखाई देता है, तो इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। यदि गुणसूत्र बिंदु बीच में पाया जाए तो मेटासेंट्रिक। यदि बीच में ना पाया जा करके थोड़ा सा हटके स्थित हो, जिससे इसकी एक भुजा तो बड़ी और दूसरी भुजा छोटी दिखाई देती है, तो इसे सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। और यदि गुणसूत्र एक और हटके स्थित हो, जिससे एक भुजा तो इसकी बड़ी और एक भुजा काफी छोटी रह जाती है, तो इसे छड़ के समान दिखाई देता है, तो उसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। और यदि गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल हटके स्थित हो, जैसे ये आई की आकृति का दिखाई देता है, तो इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो आई की आकृति का दिखाई दे रहा है, इसमें केवल एक ही भुजा दिखाई देगी, दूसरी इसके अंदर है ही नहीं। एक्रोसेंट्रिक हो गया ये। इसके बाद में एसेंट्रिक। ए का मतलब नहीं, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर या गुणसूत्र। इस प्रकार के गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे हम एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं, एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र 5 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिकता का कार्य करते हैं, यानी कि आनुवांशिकता के वाहक होते हैं क्योंकि ये डीएनए को ले जाते हैं। गुणसूत्र किसी जाति में निश्चित होते हैं और ये उस जाति की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी के अंदर एक और भाग होता है न्यूक्लियोसोम। कौन सा? न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियोसोम कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कभी पूछ लिया जाता है कि भाई ये तो है डीएनए, ठीक है, और ये है क्रोमोसोम। तो डीएनए में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। कौन कौन से? H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये डीएनए में एक विशेष प्रकार से बंधित होते हैं। जैसे अपन धागा ले और उसमें गांठ लगाते हैं, तो डीएनए तथा 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन विशेष तरह से बंधित होकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम इस तरह से होता है, जैसे ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से होता है। तो बीच में यहाँ पे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें डीएनए की कुंडली होती है 1/3, यानी 2.25 कुंडली पाई जाती है, जिसमें 146 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। इसी तरह से जो गुणसूत्र का भाग हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, जिसमें 60 यानी 60 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार आया है, छोटा क्वेश्चन, कि भाई गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, या गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से तैयार करना आप। तो ये यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये बताएंगे। थैंक यू।